क्लोरीन, यानी आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। चारों में से कुछ भी, कोई भी एक रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इनमें से सबसे अच्छा बेस्ट यील्डिंग एजेंट कौन सा है या सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा है, तो सबसे अच्छा रिएजेंट है SOCl2। सबसे अच्छा रिएजेंट है SOCl2। क्यों सबसे अच्छा रिएजेंट है SOCl2, इसी को क्यों प्रेफर किया जाता है, तो इसको इसलिए प्रेफर किया जाता है, देखो अगर आप SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो एक क्लोरीन तो यहाँ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन तो यहाँ जुड़ जाएगा, आपको आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। लेकिन अब ये OH और ये सल्फ़र, ऑक्सीजन और एक क्लोरीन बचा हुआ है, तो देखो सल्फ़र, ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक सल्फ़र, क्या बना लेते हैं SO2, क्या बना लेते हैं SO2, और एक क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं HCl। HCl वेपर फेज में बनती है, यानी गैसियस फॉर्म में, SO2 भी गैसियस फॉर्म में रहती है, ये दोनों अपने आप इवापोरेट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये दोनों अपने आप इवापोरेट हो जाते हैं, वेपर हैं, तो क्या बचता है, खाली आपका ये प्रोडक्ट बचता है, यानी आपको इसका डिस्टिलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। किसी भी तरीके का फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, कोई साफ़ सफाई, प्योरीफिकेशन का कोई मेथड यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपने आप प्योरीफाई होता है, क्योंकि प्योर मिलता है। लेकिन बाकी जितने भी रिएजेंट्स हैं 3, उसमें साथ में भाई इनके रिएक्टेंट्स जो हैं उनके बाई प्रोडक्ट्स भी तो आपको मिलेंगे ही, साथ में और प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, तो उनको हमको अलग से फ़िल्टर करना पड़ता है, अलग से प्योरीफिकेशन करनी पड़ती है। तो क्या होता है, उसमें हमें और थोड़ा खर्चा आता है, इसमें हमको कोई खर्चा नहीं आता, डायरेक्ट हमको प्योर प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए SOCl2 इज़ द प्रिफर्ड रिएजेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने क्लोरीन लगाया, लेट्स सपोज आपको लगाना है यहाँ पे ब्रोमीन, क्या लगाना है, ब्रोमीन, ठीक है। तो अगर आपको ब्रोमीन लगाना है तो आप क्या रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ करो PbR3, क्या यूज़ करो, PbR3, बस, ठीक है। यही रिएजेंट यूज़ करेंगे बस, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, OH हट जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, या खाली ऐसा भी लिखा सकता है, फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, ऐसे भी लिखा सकता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। सिमिलरली आप किसके लिए आपको अगर आयोडीन जोड़ना है, आयोडीन जोड़ना है तो आप क्या यूज़ करो, आप यूज़ करो PI3 या फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, ऐसे भी लिखा सकता है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH हट जाएगा और आयोडीन जुड़ जाएगा, राइट। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक। अब एक नेम रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं फेंकेलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड हम बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। तो अगर आप इसका रिएक्शन Ki के साथ करा दो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आयोडीन ब्रोमीन को रिप्लेस करके खुद बैठ जाएगा, यानी क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 I प्लस KBr। यहाँ आयोडाइड आयन I माइनस आयन ब्रोमीन को हटा देता है और यहाँ खुद बैठ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, या इस छोड़ो, ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं जाना है, बस आपको ध्यान रखना है नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, मेटल्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके रेस्पेक्टिव कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। नॉन मेटल्स में उल्टा चलता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसलिए आयोडीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बन गया, KBr। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फेंकेलस्टीन रिएक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन होता है हंट्स-डिकर रिएक्शन। हंट्स-डिकर रिएक्शन, ये भी हमको याद रखना है। इसमें क्या होता है, हम एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, देखो CH3 COH, CH ग्रुप्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब
ठीक है। अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एसिड है तो H+ डोनेट करेगा। लेट्स सपोज इसका रिएक्शन में क्या करा दूँ, NaOH के साथ करा दूँ, तो ये बेस है, OH- देगा, ये एसिड है, H+ देगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, OH और H क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, और ये हो जाएगा CH3CO- और Na+, CH3CO- और Na+, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि देखो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि Ag जुड़ा हुआ है, ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करा देते हैं ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की, CH2 की प्रेजेंस में। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक Ag और एक Br तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या बना लेंगे, AgBr, क्या बना लेंगे, AgBr। ठीक, ये CO2 बन के निकल जाता है, तो क्या मिला साथ में आपको, CO2 मिला। अब बचा एक ब्रोमीन और ये अल्काइल चेन प्रोपाइल, प्रोपाइल और ब्रोमीन जुड़ जाते हैं और आपको एक हल अल्केन मिल जाता है, यानी CH3 CH2 CH2 Br। ये आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हंट्स-डिकर रिएक्शन, राइट। अच्छा चलो आगे बढ़ लेते हैं। देखो भाई, अब लेट्स सपोज, बुक नहीं है, चलो कोई नहीं। अब लेट्स सपोज देखो, चल छोड़ो, अभी हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। अब प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, अभी तुमने देखा होगा या पहले भी मैंने आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया था, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया था, उसमें भी हेलो एल्केन यूज़ करा था। उसके बाद मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था, उसमें भी हेलो एल्केन यूज़ करा था। यानी इनके ये दो प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, है ना, ये दिखाते हैं, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज ये है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Br लगा हुआ है ना, और अगर इसका रिएक्शन आप किससे करा दो, KCN के साथ करा दो, तो सिंस CN इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये इसको ब्रोमीन को हटा देगा और खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, CH3 CH2 CH2 CN प्लस KBr। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ब्रोमीन को हटा के वहाँ जुड़ जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा था। अब साइनाइड की जगह कुछ और भी हो सकता है, साइनाइड की जगह OH- हो सकता है, OH- की जगह SH- हो सकता है, या NO2- हो सकता है ना, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, है ना, जैसे KOH हो, KSH हो, KNO2 हो, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, तो अलग अलग टाइप के क्या बन सकते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो यानी कैसा दिखाता है, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है ना, वो हमको दिखाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन ही मैंने उस दिन आपको बताया था। एलिमिनेशन रिएक्शन का जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा था कि लेट्स सपोज ये है आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, और अगर आप इसका रिएक्शन करा दो अल्कोहलिक KOH के साथ, यानी KOH क्या है, बेस है, और कैसे मीडियम में है, अल्कोहलिक मीडियम में है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें क्या होता था, KOH नहीं है, अब KOH होता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करो, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या दिखाया था, यहाँ से ब्रोमीन भाग जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन भाग जाएगा, HBr एलिमिनेट हो जाएगा, यानी एलिमिनेशन हुआ और बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे HBr यहाँ से निकल लेता है, ठीक, एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है H2O प्लस KBr, है ना। ये कैसे मिला वो आप मैकेनिज्म को देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं जो कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स दिखाते हैं, ठीक। चलिए साहब,
तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हेलो एल्केन है और एक कंप्लीट टेबल बना रहा हूँ मैं। ठीक, अच्छा, तो अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो CH3 CH2 Br का रिएक्शन कराते हो आप NaOH के साथ या KOH के साथ, है ना, तो OH न्यूक्लियोफाइल वो Br को हटा के जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा आपको CH3 CH2OH, एक अल्कोहल मिल जाएगा, है ना, यही तो मिलेगा। NaOH लिखा हो, KOH लिखा हो, या अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना Ag2O मॉइस्ट, Ag2O मॉइस्ट यानी गीला, वेपर भी है वहाँ पे। तो Ag2O मॉइस्ट क्या होता है ना, Ag2O मॉइस्ट का मतलब ये है कि वेपर जो पानी का वेपर है जो है उसकी प्रेजेंस में ये Ag2O AgOH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये बेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दिखाएगा और यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, हम पहचान नहीं पाते कि इस रिएक्शन में क्या होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात हुई प्रॉपर्टीज़ में। दूसरी बात कर लेते, देखो लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है NaCN या KCN, तो देखो साइनाइड लगा हुआ है, तो साइनाइड फिर से एक न्यूक्लियोफाइल है, वो ब्रोमीन को हटा के जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो अगर क्या लिखा हुआ है AgCN, अगर क्या लिखा हुआ आ जाए AgCN, तो साइनाइड तो जुड़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन की तरफ से प्रोडक्ट जुड़ता है, ठीक है, साइनाइड का मॉलिक्यूल किसके नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, तो इसको इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाता है? आइसो, ये तो साइनाइड है, इसको बोला जाएगा आइसोसाइनाइड अगर ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ से बना है। ठीक है, तो ये कैच है इसमें, ये आपको याद रखना है। अब क्या होगा, देखो अगर AgNO2 हो, क्या हो AgNO2, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन होगा। NO2 एक न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन हट जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिला हमको CH3 CH2 NO2। लेकिन अगर लिखा हुआ हो NaNO2 या KNO2, तो फिर से कुछ गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? NO2 जुड़ेगा तो, लेकिन ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा, यानी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2ONO, ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आई बात? ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक, तो देखो ये बात ध्यान रखनी है, NaCN जुड़े KCN जुड़े साइनाइड जुड़ेगा, लेकिन अगर AgCN लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन की तरफ से साइनाइड जुड़ेगा। लेकिन AgNO2 लिखा हुआ है तो NO2 जुड़ेगा, लेकिन अगर KNO2 या NaNO2 लिखा हुआ है तो NO2 जुड़ेगा तो, लेकिन ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक, देखो अब लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी CH3 CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड CH3 CH2ONA। तो देखो इसमें क्या है, ये तो Na तो पॉजिटिव आयन है, और तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऑक्सीजन से कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, ब्रोमीन को हटा देगा और खुद यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। अब ये क्या है, ये एक ईथर है। क्या है? ईथर। ईथर क्या होते हैं, देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ईथर। जैसे COH ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH ग्रुप लगा हुआ है तो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, और CHO ग्रुप लगा हुआ है तो आल्डिहाइड्स हैं, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखा हुआ है तो हेलोएल्केन्स हैं, है ना, हलाइड लगा हुआ है तो हेलोएल्केन्स हैं। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन है, एक फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो इसको क्या बोला जाता है, ईथर। अब इस रिएक्शन का बड़ा पॉपुलर नाम है, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस,
विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, ये बात हुई। ठीक, तो काफ़ी सारे रिएक्शन हमने लिख लिए हैं, और कुछ बचा हो तो मैं देख लेता हूँ। और तो कुछ नहीं बचा है। अगर पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखो ये फेंकलस्टीन रिएक्शन हो जाएगा, याद करो। फेंकलस्टीन रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहाँ पे ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन से नीचे आता है आयोडीन, तो ये इसको हटा देगा। क्या बन जाएगा तुमको? CH3 CH2 I। ठीक है, ये बन जाएगा। बुक मेरे पास अभी रखी नहीं है, तो फ्लोरीन भी जोड़ लेते हैं हम यहाँ पे। फ्लोरीन के लिए 3-4 एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, वो मैं बता दूंगा किसी अगले लेक्चर में, मैं बताऊंगा उसको ज़रूर। ठीक है भाई, अच्छा चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं, देखो बात ये करते हैं, NaCN KCN ठीक था, CN जुड़ गया। AgCN में ऐसा क्या हुआ कि नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा। AgNO2 ठीक था, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ गया। NaNO2 KNO2 में क्या हुआ कि ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा। तो इसका रीज़न अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका रीज़न पढ़ते हैं। चलिए साहब, देखो तो CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन हमने कराया KCN के साथ। तो नॉर्मल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये K+ है और ये CN- है। अब साइनाइड का ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये साइनाइड का स्ट्रक्चर है। अब साइनाइड देखो, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स हैं, तो अटैक दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो अटैक दोनों में से कोई सा भी कर सकता है, लेकिन कार्बन ही करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज भी है। अब नेगेटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा बोझ हो गया है ना, एक बर्डन है। चार्ज क्या है? एक बर्डन की तरह होता है। तो ये साइनाइड की तरफ से अटैक करता है। ठीक है, तो अगर साइनाइड की तरफ से अटैक करेगा तो आपको पता है, सॉरी कार्बन की तरफ से अटैक करेगा तो कार्बन ही जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? ये हट जाएगा। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CN। लेकिन इन केस ऑफ AgCN, अगर आप बात करो AgCN के बारे में, ठीक है, अगर आप रिएक्शन कराएं AgCN के साथ, AgCN के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे क्या गड़बड़ जाती है? देखो AgCN में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पे आयनिक था, K+ और C-, साइनाइड माइनस। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सिल्वर में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, सिल्वर मेटल में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ऐसे लिथियम में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो सिल्वर में क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर होता है तो ये बॉन्ड बना के रखता है। ये क्या बना के रखता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखता है। अब चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखता है तो कार्बन पे ना तो नेगेटिव है, कार्बन पे ना नेगेटिव है और ना ही कोई लोन पेयर है। तो लोन पेयर किसके पास है? तो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। तो अब अटैक साइनाइड की तरफ से करेगा, तो अटैक साइनाइड की तरफ से करेगा, नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा, और फाइनली ये जो कंपाउंड बनेगा वो नाइट्रोजन से जुड़ के बनेगा। Ag बाद में हट जाएगा, जब ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जब दोबारा से होगा तो तब Ag यहाँ से हट जाएगा, लेकिन अटैक कहाँ से होगा? नाइट्रोजन से। क्लियर है? तो कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि सिल्वर हैज़ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एंड देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन Ag एंड साइनाइड। ठीक है, Ag एंड कार्बन ऑफ साइनाइड। समझ में आई बात? सिल्वर और कार्बन के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर हुई बात? अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। दूसरे में क्या प्रॉब्लम थी वो देख लेते हैं भाई। दूसरे की प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो, अगर आप रिएक्शन कराओ KNO2 के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराओ? KNO2 के साथ। ठीक है, तो KNO2 के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो फिर से वही बात है। अगर आप देखो NO2
की बात करूँ तो K प्लस और NO2, या चलो पहले मैं Ag का बताता हूँ, उस पर आते हैं पहले। देखो CH3 CH2 यार, जब आप AgNO2 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, देखो क्योंकि सिल्वर क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो NO2 एक डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से, और एक बॉन्ड बना हुआ होगा सिल्वर के साथ। अब यहाँ इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। क्लियर है बात। ऑन दी अदर हैंड यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है K प्लस, ये आयनिक है और इसके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज। क्लियर है बात। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, तीनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन अटैक करता है यहाँ पे, क्यों अटैक करता है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। और अगर क्योंकि ये यहाँ से अटैक करेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 ONO, यही मिलेगा ना। यही बन रहा था KNO2 के केस में, KNO2 हो या NaNO2 हो, यही बनेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आयनिक मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ आ जाओ, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से तीनों में से कोई भी अटैक कर सकता है। अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा नाइट्रोजन। क्यों अटैक करेगा नाइट्रोजन, ये भी जान लेते हैं। देखो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले नंबर पे आता है फ्लोरीन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन आता है। अब चूंकि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है नाइट्रोजन से। तो अगर लोन पेयर डोनेट करने की बात आएगी तो ऑक्सीजन की एफिनिटी लोन पेयर की तरफ ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन तो जल्दी से डोनेट नहीं करेगा, तो किसको डोनेट करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को। अगर कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन को ज़्यादा प्यार है लोन पेयर से, ज़्यादा प्यार है इसे भी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इसको इसके मुकाबले कम प्यार है, तो इसलिए नाइट्रोजन यहाँ से अटैक करेगा। और आपको फाइनली क्या प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलेगा, NO2 नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।